ख्वाबों की चौखट जहां आंगन बबूल का, मंजिल है खोई खोई सी, रास्ता है धूल का। धड़कने बिखर जाए ना, आंखें ये भर आए ना, सांसों में तू भर ले दम, न हौसला हारेंगे हम, न हौसला हारेंगे हम। हेलो, कौन? अरे यार, कितनी बार बोला है सुबह सुबह नींद में मत जगाया करो। जाग जाओ सक्सेना, तुम्हारे लिए सुबह नहीं शाम हो चुकी है। कौन है? 5 साल 11 महीने और 22 दिन इंतजार किया है तुम्हारा। कौन बदतमीज बोल रहा है? तुम्हें डोरबेल की आवाज नहीं सुनाई दे रही? अरे जाओ दरवाजा खोलो, देखो कौन है, शायद वही तुम्हें तमीज भी सिखा देंगे। हेलो, हु स्पीकिंग? हेलो हेलो, हु स्पीकिंग? मम्मी चॉकलेट। मम्मा का प्यारा सा बेबी, ये क्या पूरा चॉकलेट अपने मुंह पे लगाया है। चलो बुआ के यहाँ चले। सक्सेना साहब कहाँ है? सक्सेना साहब, अरे सक्सेना साहब बचा लीजिए मुझे, और आप अपने वकील को बुलाइए। 2 बेटी और 3 बेटों का बाप हो, मेरे बाद उनको देखेगा कौन? हुआ क्या? ये आला उदल का राप अलगना बंद करो। हैं? अरे भाई बात क्या है? मेरे पास भी एक फोन आया था। सक्सेना साहब, आपके पास पासपोर्ट है ना? नहीं है तो बनवा लीजिए, सीधे आपको विदेश जाना पड़ेगा क्योंकि आप भी निपटने वाले हैं इसमें। हुआ क्या, बताओगे? सेना साहब, वही आपका पुराना मसला, रोहित का केस रीओपन करने का आदेश आया हुआ है। अरे छोड़ो यार, ये भी कोई टेंशन की बात है? हैं? इसमें इतना परेशान हो रहे हो? अरे भाई केस रीओपन होगा तो इसमें तो हमारी फ्री में पब्लिसिटी होगी। भाई फ्री में जब पब्लिसिटी होगी तो हमारे प्रोडक्ट मार्केट में छा जाएंगे, डिमांड बढ़ेगी, धड़ल्ले से बिकेगा हमारा माल है। और इसमें तुम टेंशन ले रहे हो यार। अरे ये तो खुशखबरी है, और आपको इस खुशखबरी में मैं एक गिफ्ट देता हूँ। नाश्ते के साथ साथ आज चाय नहीं पिलाऊंगा, दारू पिलाऊंगा आपको। अरे सक्सेना साहब, दारू को छोड़िए और मामले की गंभीरता को समझिए। बड़ा ही सीरियस मसला हो गया है। मेरी मानो तो अपने वकील और अपने पार्टनर चौहान को भी बुला लो। बुला लेंगे भाई, बुला लेंगे। रिलैक्स रिलैक्स इंस्पेक्टर। बुआ, बुआ। पूजा, अरे आ गए। ओ मेरा बच्चा। अरे बाप रे, कितनी बड़ी हो गई बेटा। हाँ बेटा, ये है तुम्हारी। एक मिनट, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं बताती हूँ, ये मेरी सरोज बुआ। अरे वाह, बाप रे बाप, ये क्या है? बुद्धू, ये पर्स है। इतना भी नहीं जानते आप। और इससे क्या होता है? जब मम्मी चॉकलेट और आइसक्रीम नहीं लेके देती है ना, तो इसमें से पैसे निकाल के मैं खुद ही खरीद लेती। अच्छा, तो आप हमें भी चॉकलेट और आइसक्रीम खिलाओगी? लालची बुआ। अरे चलो आओ। गंदी बात ना बेटा, ऐसे नहीं बोलते। अरे नहीं, सॉरी कोई बात नहीं, नहीं कोई सॉरी नहीं। आइसक्रीम खाओगी? हाँ चले चल, अब बुआ का घर भी दिखाते हैं और आइसक्रीम भी खिलाते हैं, ठीक है?
पूजा, पूजा, तूने मेरे फाइलें कहाँ रखी हैं? ना तो मेरे फाइलें मिल रही हैं और ना ही मेरा टिफिन। तुम एक भी चीज ठीक से नहीं कर सकती हो। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपको तो मैं ठीक से रखती हूँ ना। यहाँ कोई सर्कस चल रहा है? मैं तुम्हें जोकर दिख रहा हूँ क्या? जी, जोकर? आप जोकर नहीं हो सकते। मेरा पति जोकर कैसे हो सकता है? तुम एक भी काम ढंग से नहीं कर सकती। कल को हमारे बच्चे हो जाएंगे तो क्या तुम उन्हें भी यही शिक्षा दोगी? तुम उन्हें इन्हीं तरह संभालोगी? इस तरह से तो वो लापरवाह हो जाएंगे पूजा। और एक बात ध्यान से सुन लो, बच्चे होंगे तो उनका ख्याल सिर्फ और सिर्फ मैं रखूंगा, उन्हें सिर्फ मैं संभालूंगा, तुम नहीं। ठीक है, आप ही संभालिएगा। हौसले के सफर की हमारी आज की कहानी बिहार के मधुबनी जिले में रहने वाली पूजा की। एक तरफ रंगीन छीटदार साड़ी में अपने पति को चिढ़ाती ठेठ गांव की पूजा, और दूसरी तरफ वकालत के काले कोट को पहने हुए अपने लिए इंसाफ की बात करती हुई पूजा। और इन दोनों व्यक्तित्वों में तकरीबन फासला 6 साल का। इस क्रांतिकारी बदलाव के कारण क्या थे? आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूजा को 6 साल पहले ये शहर छोड़कर जाना पड़ा और आज इसी शहर ने उसे वापस आने के लिए मजबूर कर दिया। मैं श्रद्धा आप सभी का स्वागत करती हूँ ना हौसला हारेंगे हम में। अक्सर परिस्थितियां और मजबूरियां इंसान को तोड़ देती हैं और उसे जोड़ते जोड़ते कई बार उम्र भी छोटी पड़ जाती है, और फिर जो बिखर कर निखर ना सके फिर वो नायक या नायिका कहाँ? और पूजा तो हमारी इस कहानी की नायिका है। शायद इसीलिए उसने वर्तमान की दहलीज पर दस्तक क्या दी। अतीत के सारे मोहरे कांप उठे। अरे वकील साहब, ये भारतीय कानून का बहुत ही गलत प्रावधान है। जो केस एक बार बंद हो चुका उसको दोबारा तो नहीं खुलना चाहिए। खोलने दीजिए ना, प्रॉब्लम क्या है? मैं हूं, पहली पेशी में ही बंद हो जाएगा। और अगर नहीं बंद हुआ तो भाई मेरी तो बैंकॉक की टिकट बुक करवा दो। टेंशन हो रहा है मुझे तो। चौहान, अरे यार तू भी तो इस कंपनी का को ओनर है, बेवजह परेशान हो रहा है। मुझे देख, मैं हूं इस कंपनी का ओनर, लेकिन मैं हूं टेंशन में। क्या मुझे दिख रहा है? और फिर ये काबिल वकील जो हमारे ही पास बैठा है, ये किस दिन काम आएगा? है? ये केस रीओपन हुआ कैसे? अरे वकील साहब, ये सोचो कि अदालत में क्या और कितना बोलना है। पूजा, बेटे आगे क्या सोचा है? सोचा नहीं बुआ, तय कर लिया है। उन्होंने मेरे रोहित की मौत का तमाशा बना दिया था। अब उन्हें अदालत तक ना घसीटा ना तो कहना। बहुत घमंड था ना उन्हें, अपने पावर, अपनी पोजीशन, अपने पैसे का। अब लगा लें एड़ी चोटी का जोर, 2 कौड़ी के दाम बेचूंगी उन्हें। पूजा, एक बात बोलूं बेटा, अब तुम एक वकील हो और अच्छा खासा कमा लेती हो, उनसे उलझना जरूरी है क्या? अरे वो बड़े लोग हैं, वो झूठ को सच बना के इस तरह पेश करेंगे कि हम जैसे तमाशबीन लोग तालियां ठोकते रह जाएंगे। 6 साल बीत गए पूजा इस बात को। पिछली बातों को जितना खुरेदोगी तुम्हें दर्द के सिवाय बेटा कुछ नहीं मिलेगा। अब चाहे जितना भी दर्द क्यों ना हो, सारे पन्नों को तो फिर से पलटना ही होगा। पूजा की शादी रोहित से हुई। दोनों ने दरभंगा के एक कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई साथ में की। दोनों में प्यार हो गया, लेकिन दोनों के जातीय समीकरण नहीं बैठ पाए। नतीजन परिवार, समाज और समाज के तथाकथित ठेकेदारों ने उनकी शादी को नहीं स्वीकारा। इसे भी एक कुप्रथा ही कह लीजिए कि यहाँ शादी 2 लोगों के आपसी सामंजस्य की अवस्था से ज्यादा समाज की स्वीकार्यता पर निर्भर करती है। लेकिन इसके बावजूद पूजा और रोहित ने शादी की और अपनों से अपने रिश्ते को छुपाते छुपाते वो दिल्ली शहर आ पहुंचे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस शहर ने तो उनके बारे में पहले से ही बहुत कुछ सोच रखा है। शायद उनके जीवन का सबसे बुरा एक अनहोनी।
बुआ जी, बुआ जी, हम आ गए। ये है हमारी प्यारी सरोज बुआ। तुम्हें पता है, समस्या कैसी भी हो, लेकिन इनके पास तुम्हें उसका समाधान जरूर मिलेगा। हाँ, बड़ी बुआ बुआ करता है, तभी बुआ को शादी में बुलाया तक नहीं। अब क्या बताऊं, हालात ही कुछ ऐसे थे, भागकर शादी करनी पड़ी। प्यार करता था पूजा से और शादी का वादा भी किया था। अगर ये वादा टूट जाता ना बुआ, तो जिंदगी भर खुद की नजरों में गिर जाता, खुद से कभी नजरें नहीं मिला पाता। कोई बात नहीं बेटा, मेरी समझ में तुमने कोई गलत काम नहीं किया, ठीक है। और तुम दोनों की जोड़ी नजर ना लगे, बहुत सुंदर जोड़ी है। बहुत सुंदर बहू लाया तू मेरे लिए। घर वाले धीरे धीरे मान जाएंगे, फिक्र मत करो। और हाँ रोहित, मैंने एक फैक्ट्री में तुम्हारी नौकरी की बात भी की है। बुआ जी, हम बता नहीं सकते आप हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। जब हमारे माँ बाप ने हमारा साथ नहीं दिया, तब आपने हमारा साथ दिया। आपका ये एहसान। अरे नहीं, ऐसी बातें मत करो। इतना बड़ा घर है और मैं अकेली रहती हूँ। तुम दोनों के आने से ये घर भरा भरा रहेगा, तो आराम से अपने घर में रहो, किसी तरह का कोई फिक्र मत करो, ठीक है। और अब तुमने मुझे सास भी बना दिया है, तो अब बहू से लड़ भी तो लिया करूंगी सास की तरह, ठीक है ना। चलो, अब भूख लगी है, कुछ खाएं? जी ठीक है, आ जाओ। पूजा, तुम्हें पता है, तुम लाल साड़ी में ना बहुत खूबसूरत दिखती हो। अच्छा, एकदम प्यारी सी, क्यूट सी, स्वीट सी लगती है। और जब तुम मैंने पहली बार देखा था ना, उस वक्त मेरी आंखें ही नहीं, मेरा दिल और दिमाग दोनों चार हो गए थे। मैंने उसी वक्त ये सोच लिया था, शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे, वरना बद्रीनाथ चला जाऊंगा। और मुझे तो तुम तब भी घोंचू लगते थे और अब भी घोंचू लगते हो। मैं घोंचू लगता हूँ? हाँ। अच्छा, रुक जाओ, अभी बताता हूँ तुम्हें। अगर मेरा बस चले ना, तो मैं जिंदगी भर तुम्हारे पल्लू से बंधा रहूं और 24 घंटे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्यार करता रहूं। फिर मैं ना एक काम करूंगी, उस प्यार को ना कुकर में डाल के 4 सीटी लगा दूंगी, फिर उसी से पेट भर लेना आप अपना। एक तो मैं इतना रोमांटिक हो रहा हूँ, ऊपर से तुम इसमें कुकर और सीटियों की बात कर रही हो। तुम्हें पता है, मैं ना तुम्हारे बहुत करीब आना चाहता हूँ, और शायद तुम ये भूल गई, आज हमारी सुहाग रात और तुम शर्माने के बजाय मुझे जवाब दे रही हो। देखो, मुझे शर्म वर्म नहीं आती, ठीक है। अच्छा, अभी बताता हूँ। मान जाओ रोहित। पूजा, मेरा टिफिन दो, मुझे देर हो रही है। उफ़ो, लाई बाबा, बहुत गर्म है, लीजिए। और हाँ, बुआ जी आ जाए ना, तो उनसे लिखवाना बिल्कुल मत भूलना कि माँ के पेट में पल रहे बच्चे के लिए क्या क्या खाना जरूरी होता है, जिससे कि बच्चा तंदुरुस्त और सुंदर हो। और हाँ, मुझे बताना तो बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि मैं बाजार से आते वक्त वो सारा सामान लेकर ही घर आऊंगा, ठीक है। आपको तो हर वक्त बस बच्चे की फिक्र रहती है, घर में एक बीवी भी है, कभी उसकी भी फिक्र कर लिया करो। बीवी थोड़ी पुरानी हो गई है। अच्छा, तो फिर मुझे तलाक क्यों नहीं दे देते? दूसरा बच्चा प्लान कर रहे हैं ना, तलाक कैसे दे सकता हूँ तुम्हें? रोहित, प्यार किया है आपसे, ऐसे अपने आप से आपको दूर नहीं जाने दूंगी रोहित जी।
लगता है धूल का, धड़कने बिखर जाए ना, आंखें ये भर आए ना, सांसों में तू भर ले दम, ना 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 ना। नमस्ते जी। रोहित के साथ उसी कंपनी में मैं भी काम करता था। काफ़ी अच्छी दोस्ती थी हम दोनों में, साथ में आना जाना खाना सब था। मैं समझ सकता हूँ कि अभी आप लोगों पे क्या बीत रही है, लेकिन दुख प्रकट करने के सिवा और हम लोग कर भी क्या सकते हैं। रोहित ने आप लोगों को बताया था कि नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बार बता दूँ, गलत मत समझिए। कंपनी की पॉलिसी के तहत रोहित की मौत का जो मुआवजा है वो आप लोगों को मिलेगा। जब रोहित ही नहीं रहा तो मुआवजा लेके हम क्या करेंगे? लेकिन आप हैं, आपके बाद आपके बच्चे हैं, और ये पैसा भी तो रोहित का ही कमाया हुआ है। बेटा, भावुकता और वास्तविकता दो अलग अलग चीजें हैं। कल को तुझे पैसे की जरूरत होगी, तेरे बच्चे को जरूरत होगी, तो किसके आगे हाथ फैलाएगी? इस बात को समझना पड़ेगा, और ये तेरा हक है मेरे बच्चे। आप बस हमें ये बता दीजिए कि प्रक्रिया के लिए हमें क्या क्या करना है। वो बड़े लोग हैं, इन 6 सालों में उनका पैसा, रुतबा, शोहरत सब पहले से दुगना हो गया होगा। नहीं बुआ, इस बार वो चाहे जितनी भी कीमत लगा ले, कोर्ट में कौड़ी के भाव उनकी इज्जत की नीलामी होगी। आप बस हमें ये बता दीजिए कि प्रक्रिया के लिए हमें क्या क्या करना है। उन लोगों ने एक भी पैसा नहीं दिया, ऊपर से उन्हें ही गलत साबित कर दिया। रोहित की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। उस वक्त हम डर गए थे, कमजोर पड़ गए थे, पीछे हट गए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ सच ही नहीं बल्कि वकालत की डिग्री भी है। अब उन्हें एक एक पैसे का हिसाब देना होगा, बीते हुए एक एक दिन का। बेटा, चाहती तो मैं भी यही हूँ कि रोहित को इंसाफ मिले और तुम्हें तुम्हारा हक मिले। अरे लेकिन वो बड़े लोग हैं, इन 6 सालों में उनका पैसा, रुतबा, शोहरत सब पहले से दुगना हो गया होगा, और हमारे सच की इतनी कीमत नहीं जितने में वो झूठ खरीद लेते हैं। नहीं बुआ, इस बार वो चाहे जितनी भी कीमत लगा ले, कोर्ट में कौड़ी के भाव उनकी इज्जत की नीलामी होगी। एक हादसे ने पूजा का सब कुछ छीन लिया। पीछे एक परिवार था जिसके दरवाजे वो खुद ब खुद बंद करके आई, और उसके आगे एक पहाड़ जैसी जिंदगी। कुछ हद तक हादसे की भरपाई मुआवजे की रकम से की जा सकती थी, लेकिन रोहित एक भोला भाला कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी था।
ना उसे पता था और ना ही उसके बाद उसकी पत्नी को ये बात मालूम थी कि कंपनी वाले कई ऐसे पेचोखम तैयार रखते हैं जिसमें कर्तव्य निष्ठा उलझकर पिसकर बस एक अवसर बनकर रह जाती है। और अवसर की उत्पादकता खत्म होते ही कंपनी वाले अपने कर्मचारी को भी याद नहीं रखते। और यही हमारा विरोध है, चाहे बात देश चलाने की हो या व्यवसाय से पैसे कमाने की हो। मानवता प्रधान होनी चाहिए, मानवीय भावनाओं को उसका वास्तविक स्थान मिलना ही चाहिए। मानव एक धरोहर की तरह समझा जाना चाहिए। और यही बात समझाने पूजा गांव से 6 साल बाद एक नए तेवर के साथ वापस आई। लेकिन सिर्फ लौटने भर से सफलता नहीं मिलती, सफलता की अपनी एक लंबी लड़ाई होती है। पूजा की इसी लड़ाई के साथ मैं श्रद्धा आपसे मिलूंगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हौसला रखिए, जीवन है तो सब संभव है। इसी जज्बे के साथ न हौसला हारेंगे हम। बहुत नाम सुना है मैंने आपका, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं। इसीलिए आप मुझसे मिलना चाहते थे? जी नहीं, मुझे आपसे कुछ काम था। माफ कीजिए, पत्रकारिता मैंने किसी के काम करने के लिए नहीं सीखी। जब हम इस केस को कोर्ट के बाहर ही सॉल्व कर सकते हैं तो फिर बेवजह आप और हम अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? और मैडम, जो आपको फीस मिल रही होगी ना, उसका हम डबल देंगे तुम्हें।